नमस्कार, आपके खास बुलेटिन खबर तो समझिए के साथ मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जिससे आपका सरोकार है, साथ ही समझाएंगे उन खबरों के मायने भी। लेकिन पहले जान लीजिए वो कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के मायने हम आधे घंटे में आपको समझाएंगे। तो ये खबरें होंगी, समझिए पीएम ने क्यों कहा विपक्ष को दिशाहीन, शिक्षा मंत्री के आदेश को पलटने के मायने समझिए, बिहार में बढ़ते क्राइम को समझिए, महिला आयोग की टीम के दौरे पर सियासत को समझिए, साथ ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मायने समझिए। और इस बीच पटना से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर है, तेजस्वी की करीबी मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है। उनके करीबी मंत्री हैं और विभाग में तबादले निरस्त किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है उस विभाग से, जिस विभाग में तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। तो मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है। 30 जून को राजस्व अधिकारी सीओ समेत कई का तबादला हुआ था, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों का विभिन्न पदों पर स्थानांतरण हुआ था, स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव के नाम से आदेश जारी हुआ है, जो पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम नीतीश के निर्देश पर इस स्थानांतरण को रद्द किया गया है। तो मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है कि उनका विभाग से जुड़ा हुआ यह मामला है। और बताया जा रहा है कि कई अधिकारियों को विभिन्न पदों पर स्थानांतरित किया गया था और उस स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ही इन स्थानांतरण को रद्द किया गया है। तो बिहार सरकार में मंत्री हैं आरजेडी कोटे से आलोक मेहता, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं। अब देखना होगा कि इस स्थानांतरण के निरस्त करने के बाद से क्या प्रतिक्रिया मंत्रालय से मंत्री के सामने आती है, क्योंकि लगातार मंत्रियों की और नीतीश कुमार की एक जो दूरी है, कड़वाहट है, वो भी कई बार देखने को मिली है। और एक बार फिर से यह खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी के करीबी मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले जो किए गए थे, उस तबादले को निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30 जून को राजस्व अधिकारी सीओ समेत कई अधिकारियों का तबादला किया गया था। अधिकारियों का विभिन्न पदों पर स्थानांतरण किया गया था और अब खबर यह सामने आ रही है कि स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार विपक्ष के नाम को लेकर बड़ा हमला किया है। विपक्ष को पीएम ने दिशाविहीन बताया। इंडिया शब्द की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया मुजाहिदीन से कर डाली, जिस पर विपक्ष भी हमलावर है और प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों की एकजुटता से घबराने और विचलित होने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए पीएम के बयान पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पीएम ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया को देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही इंडियन मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों के नामों का हवाला देते हुए कहा, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है। विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है। 2024 में फिर बीजेपी की जीत होगी। संसद सत्र की रणनीति बनाने के लिए आयोजित बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लगता है दिशाहीन विपक्ष हमेशा विरोध में ही बैठना चाहता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बीजेपी वाले विपक्ष के एकजुट होने से घबरा गए हैं। जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का है, अंदर आके आप अपनी बात रखो। मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो।
पीएम की टिप्पणी पर जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। इंडिया पर प्रहार मुजाहिदीन ने भी किया और उसी प्रकार का प्रहार अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भी कर। जेडीयू के जवाब पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी तीखा प्रहार करते हैं। पीएम के बयान का हवाला देते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना, और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था। तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। इंडिया नाम को लेकर जिस तरह से पहली बार प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर तीखा तंज कसा है और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में वार पलटवार का दौर जारी है, उससे आने वाले समय में सियासी घमासान और भी तेज होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब समझिए पीएम ने क्यों कहा कि विपक्ष दिशाहीन है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद में विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है। विपक्ष को जहां सरकार से सवाल करने थे, वह हंगामे में व्यस्त है। सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष हंगामा कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। ऐसे में विपक्ष को एकजुट होकर सरकार को घेरना था। विपक्ष ने जो इंडिया बनाया है उसे साबित करना था। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का बड़ा मौका है। इससे राजनीति में विपक्ष की अलग साख बन सकती थी। अगले चुनाव में शायद विपक्ष के इंडिया को लाभ मिल सकता था। जाहिर है विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में एकजुटता नहीं दिखती। इंडिया नाम को लेकर पीएम ने सवाल उठाए। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र किया। पीएम के बयान पर दिल्ली से पटना तक सियासी उबाल है। पीएम पर हताशा, निराशा वाले बयान देने पर विपक्ष का आरोप भी है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम बदला गया। यूपीए की जगह अब इसका नाम इंडिया नाम रखा गया है। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। बीजेपी ने यूपीए के दौरान भ्रष्टाचार, घोटालों का आरोप लगाया। पीएम ने विरोधी दलों को नाम बदलने पर मजबूर बताया और इसी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार में लगातार सुर्खियां बटोर रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आदेश को पलट दिया है। के पाठक ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को हटाकर पूर्व में हटाए प्रभारी को फिर से जिम्मा दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। के पाठक ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आदेश को पलटते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को उनके पद से हटा दिया है और पूर्व में हटाए गए नसीम अहमद को फिर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रभार दे दिया है। जो आरोप लगा है के पाठक को इसकी जानकारी मिल गई है कि संजय कुमार जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी हैं, इन पर रोहतास में शिक्षा विभाग के एसडीओ रहते हुए गबन का आरोप है। यानी इन्होंने सरकारी राशि को अपनी पत्नी के खाते पर जमा करा लिया था, जिसको लेकर रोहतास में मामला भी दर्ज है और इसकी जांच के बाद पुष्टि हुई थी कि इन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है। के पाठक को ये जानकारी मिल गई है। उसके बाद जो है के पाठक ने अब मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया है और एक्शन लेते हुए संजय कुमार को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी पद से हटाते हुए नसीम अहमद को फिर से प्रभारी पदाधिकारी का जिम्मा दे दिया है। एसीएस के पाठक ने शिक्षा मंत्री के आदेश को पलट दिया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी को हटा दिया। प्रभारी संजय कुमार को हटाकर नसीम अहमद को फिर से प्रभारी बनाया। 20 नवंबर 2022 को संजय कुमार को मिला था जिम्मा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने संजय कुमार को दिया था जिम्मा। संजय कुमार पर रोहतास में एसडीओ रहते गबन का आरोप लगा था। संजय कुमार पर सरकारी राशि को पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप था।
एक तरफ जहां के पाठक विभाग में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नाराज शिक्षा मंत्री ने 16 दिन से अपने कार्यालय में कदम नहीं रखा है और पार्टी कार्यालय में ही दरबार लगाकर समस्याएं सुन रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको पाटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को पाटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया, आज भी हो रहा है। जाहिर है बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच शीत युद्ध जारी है। ऐसे में के पाठक के इस फैसले से दोनों के बीच तल्खियां और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर विभाग के कामकाज और व्यवस्था पर दिख सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच वो आमने सामने है। टकराव की बात सीएम नीतीश कुमार तक भी पहुंचती थी। शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव और पीत पत्र को लेकर तकरार बढ़ी। दोनों दलों के नेताओं ने भी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की। के पाठक के रवैये से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नाराज बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री 16 दिन से विभाग के कार्यालय नहीं जा रहे हैं। हर बार के पाठक से जुड़े सवाल पर कन्नी काट जाते हैं। चंद्रशेखर के पाठक को संजय कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी। रोहतास में एसडीओ रहते संजय कुमार ने गबन किया था। सरकारी राशि पत्नी के खाते में ट्रांसफर करा दिया था। रोहतास में इसको लेकर मामला भी दर्ज है। जानकारी मिलने के बाद के पाठक ने एक्शन लिया। संजय कुमार को हटाकर पूर्व के प्रभारी नसीम अहमद को फिर से जिम्मा दे दिया है। संजय कुमार को शिक्षा मंत्री ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रभारी पदाधिकारी बनाया था और नसीम अहमद को भी शिक्षा मंत्री ने भी हटाया था। ऐसे में पहले से चल रही तनातनी एक बार फिर से तूल पकड़ सकती है। बिहार उच्च शिक्षा में मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में व्यापक धांधली हुई। अवैध संस्थानों के जरिए जमकर लूट खसोट की बात सामने आई। फर्जी कॉलेजों और छात्रों के नाम पर राशि का उठाव किया गया और यह घोटाला करीब 60 करोड़ से ऊपर जा पहुंचा। इस योजना में 6000 से अधिक छात्रों के डिफॉल्टर होने की भी बात सामने आई है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में हाल के दिनों में हत्या की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिससे पुलिस की चुस्ती और विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। कहीं लूटपाट के दौरान हत्या तो कहीं बीच सड़क पर हत्या की वारदात ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। क्या बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा? ये सवाल हम नहीं बल्कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 6 तस्वीरें उठा रही है, जिसमें राजधानी पटना से लेकर पूर्णिया और नेपाल की सीमा से सटे सीतामढ़ी तक हत्या की वारदात पुलिस की मुस्तैदी की हकीकत बता रही है। पूर्णिया में बीजेपी नेता राजकुमार उर्फ राजीव मेहता की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या से हड़कंप मच गया है। मृतक की बेटी का दावा है कि आसपास के कुछ दुकानदारों ने साजिश कर उसके पिता की हत्या कराई है। राजीव मेहता की दवा दुकान थी और गांव में वे प्रैक्टिस भी करते थे, जो आसपास के लोगों की आंखों में चुभ रहा था। चुराबो की मारी दल हमरा घर वाला मेडिकल से मर्डर किया गया है और वहीं के आसपास का लोग ही मर्डर किया। ना ही पुलिस प्रशासन कुछ किया और ना ही कोई कर रहा था, सब मुंह देख रहा था। राजीव मेहता की नृशंस हत्या ने बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है, क्योंकि सोमवार की रात अमौर में भी एक किसान की हत्या कर दी गई थी। में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी? इसका उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच करावे इस हत्या का, और पूर्णिया के अंदर खुल कर करके अपराधियों का, खास करके भय का वातावरण बनाया जा रहा है। एक खास तबका आज जो शराफत और इंसानियत से जिंदगी जीना चाहता है वह भयभीत है। इधर राजधानी पटना में सोमवार को दुकानदार की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि खुसरूपुर में सौदागर पेट्रोल पंप के पास एक ठेकेदार मनमंत कुमार उर्फ मंजीत सिंह की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ भी घर वालों ने हत्या के पीछे साजिश की आशंका जताई है।
इधर सीतामढ़ी में मेजरगंज के बेलवा परेरी गांव में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने आलू प्याज कारोबारी राजीव मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के दौरान पास में बैठा एक व्यक्ति भी घायल हो गया। भागलपुर में नौगछिया के गोपालपुर में प्रॉपर्टी डीलर पप्पू यादव की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया, जबकि दूसरी घटना में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक तरफ हत्या की वारदातों ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रखा है, तो दूसरी ओर अपहरण की घटना ने भी लोगों की नींद उड़ा दी है। बाढ़ में बाबा मार्केट के पास से एलकेजी के एक छात्र को अगवा कर लिया गया। स्कूल से लौटने का समय होने के बाद भी जब मासूम घर नहीं पहुंचा, तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि बच्चा स्कूल तो गया था, अंदर जाने से पहले ही लापता हो गया। उसके पापा धरने आए थे ना सुबह के, तो देखे थे कि लड़का को लग रहा था। वो जिसे उसके पापा गए, वो लड़का अंदर आया, सिब्बू को ना हाथ पकड़ के लेना चल गया कि तुम्हारे पापा को बुला रहे, चलो दुकान पे। तो तुम देखा था बाबू उसके? अभी तक लग रहा है कि कोई बच्चे को कोई जान पहचान वाला व्यक्ति जिसके साथ वो गया है। परिवार वाले भी कंफर्म रूप से कुछ बता नहीं रहे हैं ढंग से। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से पब्लिक परेशान है। वहीं एडीजी मुख्यालय अब भी जनता को भरोसे की घुट्टी पिला रहा है। घटना हो जाने पर हम लोगों का काम रहता है वहाँ पर अनुसंधान किया जाए, और अनुसंधान करने के उपरांत में जो अपराध कर्मी इसके पीछे शामिल है उनको हम लोग गिरफ्तार। जाहिर है राज्य में एक के बाद एक हत्या और अपहरण की वारदातों पुलिस की चुस्ती और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, लेकिन छलनी होती कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस के जिन आला अधिकारियों पर है, वे एक्शन के टाइम में रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार में अपराध पर कैसे लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बिहार में बढ़ते क्राइम को समझिए। बिहार में हाल के दिनों में हत्या की घटना में तेजी से इजाफा हुआ है। बिहार में लूटपाट की घटना भी तेजी से बढ़ी है। सोमवार को ही बिहार में 7 से ज्यादा हत्या की घटना रिपोर्ट हुई, और अब मंगलवार को भी करीब 10 लोगों की हत्या की घटना सामने आई है। हत्या की वजह आपसी रंजिश या वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ताबड़तोड़ हत्या की वारदात ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। राजधानी पटना में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि शायद ही किसी दिन पटना में किसी की हत्या नहीं होती है। सोमवार को भी पटना में दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या हुई थी। मंगलवार को एक बार फिर ठेकेदार की हत्या हो गई। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में भी ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा था। प्रॉपर्टी डीलर सहित 3 लोगों की हत्या की गई थी। ये घटनाएं खराब होती कानून व्यवस्था को बताने के लिए काफी है। सवाल है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? सरकार कहती है कि कानून का राज है, अपराध करने के बाद कोई बच नहीं सकता, लेकिन सवाल है कि किसी हत्या का जवाब अपराधी की गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार के विरोधियों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ शराब के पीछे पड़ी है। सरकार को शराब से ज्यादा किसी और चीज की चिंता है ही नहीं, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है।